मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतदां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। नमस्ते नमस्ते। दूसरा अध्याय बोलना है। औपशमिकक्षायको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदैकपारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमः सम्यक्त्वचारित्रे वीर्याणि च ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चवेदा सम्यक्त्वचारित्रसंयमाश्च गतिकषायलिङ्गमिथ्यादर्शनाज्ञानाश्रयता सिद्धदेशाश्चतुश्चतुस्त्रैकैकषड्भेदाश्च जीवभव्याभव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सदोष्टचतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्कामनस्काः संसारिणस्तस्थावराः पृथ्वीर्यतेजो वायुवनस्पतयः द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुश्रोत्राणि स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं भूमिपिपीलिकाग्रहमनुष्यादि नामैकैकवृद्धानि संज्ञिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अणुश्रेणिगतिः अविग्रहः जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुर्भ्यः एकसमया विग्रहः एकं त्रिन्वाणाहारकः सम्मूर्छनगर्भोपादाजन्म सचित्तशीतसंवृता सीतरां विश्वाश्चैकशस्तद्योनयं जरायुजाण्डकोटानां गर्भः देवनारकाणामुपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिकवैक्रियकाहारकतेजस्वार्हाणि शरीराणि परं परं सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राप्तैजसा अनन्तगुणे परे अप्रतिघाते अनादिसंबद्धे च सर्वस्य तदादिभाज्यानि रूपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोगमध्यं गर्भसमुज्जनजमाद्यम् औपपादिकं लब्धियकं लब्धिप्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतसैव नारकसमुज्जनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिकचरमोत्तमदेहा संख्येयवर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्याय। कल अपन ने दूसरे अध्याय के लास्ट के 4 सूत्र देखे थे, उसमें वेद का वर्णन किया था। किसको कौन सा कितने वेद होते हैं, कौन से वेद होते हैं। देव नारक और समूर्छन को कौन सा वेद होते हैं। नारक के जीवों का कौन सा वेद है और समूर्छन जीवों का। ये दोनों नियम से समूर्छन नपुंसक ही होते हैं, इसमें दूसरा कोई वेद होता नहीं है। देवों के कौन से वेद होते हैं। स्त्री वेद और पुरुष वेद, वहाँ नपुंसक वेद नहीं होता है। और गर्भजीवों के कितने वेद होते हैं। तीनों वेद होते हैं। जो भी गर्भ स्त्रीयंश और मनुष्य है उनमें तीनों वेद होते हैं। और लास्ट के सूत्र में अपवर्त्य आयुष अनपवर्त्य आयुष की बात की थी।
मतलब जिनके आयु का घात नहीं होता है, ऐसे कौन से जीव है अनपवर्त आयुष वाले? कौन कौन से बताए थे? हाँ हाँ, असंख्यात वर्ष आयु वाले मतलब भोग भूमि के जीव। जो भोग भूमि के जीव है उनकी भी आयु का घात नहीं होता है, और देवनारकी के और उत्तम चरम शरीर जिनका है, ऐसे तीर्थंकर आदि जो है उनके भी आयु का घात नहीं होता है। अब आगे अपना तीसरा अध्याय चालू है। अपवर्त किसको कहेंगे? विषय शस्त्रादि के द्वारा आयु का घात होना, उसको अपवर्त बोलेंगे। अपवर्त मतलब विषय शस्त्रादि का सन्निधान होने पर भी जिनके आयु का घात नहीं होता है, इसको बोलेंगे अनपवर्त्य आयु। इस प्रकार द्वितीय अध्याय अपना पूरा हुआ है। द्वितीय अध्याय की कल परीक्षा होगी, जिनको जिनको देना है। कल 2 दिन रहेंगे, कल और परसों 2 दिन में आप कभी भी दे सकते हो। आपके मोबाइल पर आएगा पेपर, और वहाँ पर केवल ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और वहाँ आपको केवल कौन सा उत्तर है उसको टिक करना है। टिक करते आपको समय वहाँ पर आएगा कि आपका बराबर है या गलत है। तो ऐसा तैयारी करना कर। अब आगे तीसरा अध्याय। हाँ भोग भूमि है जैसे, हाँ, और तीसरा का मान लो, हाँ तो तीसरे काल के मान लीजिए अंत में जीव उत्पन्न होते हैं, हाँ। क्या उसके लिए असंख्यात वर्ष क्या होगी? असंख्यात वर्ष की मतलब उसको असंख्यात वर्ष आयु वाले बोलते, मैंने उसी समय बताया ना। पूर्व कोटि की आयु से एक समय भी ज्यादा है तो उसको आप असंख्यात वर्ष आयु वाले बोलते हैं। सभी की असंख्यात वर्ष नहीं होती है, क्योंकि कर्म भूमि की जो उत्कृष्ट आयु है उसके आगे एक समय बढ़ाते जाओ तो जगन्य भोग भूमि की आयु होगी एक पल्ले तक। उसका भी और मरण नहीं होगा। हाँ, उसका भी अपवर्तन घात नहीं। और एक पल्ले के आगे एक समय बढ़ाते गए 2 पल्ले तक मध्यम भोग भूमि की आयु है, और 2 पल्ले के आगे एक समय बढ़ाते हुए 3 पल्ले तक उत्तम भोग भूमि की आयु है। इस प्रकार ये हम बताएंगे। उसमें भी ऐसा भी पक्का देखना पड़ेगा। जो यहाँ पर 3 काल का परिवर्तन होता है ना, वहाँ पर ऐसे कम ज्यादा आयु रहती है, और जो शाश्वत भोग भूमि है ना वहाँ पर फिर से 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले आयु होती है, ऐसा भी कहीं पर आया है। अब आगे तीसरा अध्याय देखेंगे। तीसरे अध्याय में वर्णन है नरक और मतलब अधोलोक और मध्यलोक का। अभी पहले जो है लोक का थोड़ा सा स्वरूप समझेंगे, उसमें अधोलोक का पहला वर्णन होगा, फिर उसके बाद में मध्यलोक का वर्णन आएगा। बहुत बार पहले अध्याय में भी आया क्या भव प्रत्यवधिर देवनारका नाम, ऐसा आया। फिर ये देव और नारकी कौन है, कहाँ पर रहते हैं, उनका कितने भेद हैं, इस सब के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो इसलिए यहाँ पर पहले नारकी जीवों का, अधोलोक में जो नरक भूमि है उसका यहाँ पर वर्णन किया है, और उसके बाद वहाँ रहने वाले जो नारकी जीव है उनका भी वर्णन करते हैं। पहला सूत्र तीसरे अध्याय का, रत्न शर्करा वालुका, थोड़ा थोड़ा बताती हूँ एक बार, फिर सब मिलकर करके एक बार बोलेंगे। रत्न शर्करा वालुका, पंक धूम तमो महात्म, प्रभा भूमयो गणामुवाता काश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः, पूरा बोलना है। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महात्म, प्रभा भूमयो गणामुवाता काश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। काश आणि प्रतिष्ठा जोड़ते जाते, एक एक करना है उसको। बोलो
प्रतिष्ठा बोधः बस पुढचं सूत्र बाकीचं सांगते. पहला सूत्र है, इसमें वहाँ के अधोलोक में कितनी भूमियाँ हैं और वो भूमियाँ कैसी हैं, उसका आधार क्या है और कहाँ पर कैसे स्थित है, ये वर्णन किया है. तो अधोलोक में ये सब नीचे पृथ्वियाँ हैं. तो इसके लिए अपने को पहले एक बार सूत्र का अर्थ बताते फिर देखेंगे. रत्न शर्करा, इसमें लास्ट में प्रभा शब्द है. प्रभा शब्द सबको लगाना है. प्रभा शब्द अंत्य दीपक है और वह रत्न से लेकर के महात्म तक सभी को लगाना. रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमो प्रभा, महात्म प्रभा. ये क्या है? भूमयः. ये सब भूमि के नाम बताए. ये सब भूमि के नाम बताए. और वो भूमियाँ कैसी हैं? घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठाः सप्त अधोधः. घनाम्बु वात और आकाश से आधारित है. प्रतिष्ठा मतलब यहाँ पर आधार लेना, इसके आधार से है. और कितनी है? 7 है. और कहाँ पर है? नीचे नीचे है. इसका अपन खुलासा सब स्पष्टीकरण देखेंगे. उसके लिए पहले थोड़ा सा लोकाकाश का एक बार ये करते हैं. हे पुस्तक काढा. हे पुस्तक लोकाकाश. एक लोकाकाश है. ये पूरा आपके सामने, ये उल्टा है. इधर दिशा पूर्व है ना, ये पूर्व नहीं, ये ऐसा रखना पड़ेगा. ऐसा है लोकाकाश. ये पूर्व पश्चिम और ये दक्षिण उत्तर. इधर ऐसे लोकाकाश जो है ना ऐसा है. इधर पश्चिम नहीं, उल्टा हो गया. इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण और इधर उत्तर. तो दक्षिण उत्तर संपूर्ण लोकाकाश जो है कैसा है? वलय है. 3 वातवलय. उसका नाम क्या है? यहाँ पर बताया इन्होंने. घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा. ये तो नीचे के भूमियों का वर्णन है, लेकिन संपूर्ण लोकाकाश को भी वातवलयों ने आधार है. उसका वातवलय आधार है. तो 3 वलय है. पहला है घनोदधि वलय, दूसरा है घनवात वलय और तीसरा है तनुवात वलय. और उसका आधार कौन है? आकाश है. बाहर सब आकाश है ना, पूरा लोकाकाश के बाहर अलोकाकाश है. तो आकाश द्रव्य उसका आधार है. तो ये लोकाकाश जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 14 राजू. एक राजू कितना है? असंख्यात योजन. राजू बहुत बड़ा है. वो कहते हैं ना कि कोई एक गोला ऊपर से छोड़े तो 6 महीने तक वो लगातार नीचे नीचे आता जाएगा. तो जितनी जगह वो उल्लंघन करेगा वो एक राजू होता है. असंख्यात योजनों का एक राजू होता है. बहुत बड़ा है, ऐसा समझो उसको. पुस्तक पर इस अलोकाकाश के बीचों बीच लोकाकाश है. और ये लोकाकाश का निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण भी नहीं होता है और इसका नाश भी नहीं होता है. ये अनादि निधन है, अकृत्रिम है. किसी ने रचना नहीं की, स्वभाव से ही निर्मित है. और 6 द्रव्यों से व्याप्त संपूर्ण एक अखंड आकाश है. और उसके बीच में आकाश को छोड़कर और 5 द्रव्य उससे व्याप्त है. इसलिए इसको इतनी जगह को क्या कहा? आकाश की इतनी जगह को लोकाकाश कहा. जहाँ पर 5 द्रव्य देखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? मतलब 6 द्रव्य है, आकाश तो है, उसके अलावा 5 द्रव्य जहाँ देखे जाते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं. तो इसमें इस लोकाकाश का
जो नाप है वो कितना है, उत्तर दक्षिण, ये है दक्षिण और ये है नहीं, इधर उत्तर है ना, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ऐसे उत्तर दक्षिण नीचे से लेकर के ऊपर तक इसकी मोटाई कितनी है, सब जगह 7 राजू है, सर्वत्र समान है। और लेकिन पूर्व और पश्चिम, इधर पूर्व और इधर पश्चिम है, इस पूर्व पश्चिम जो लंबाई है वो समान नहीं है। तो यहाँ पर नीचे कितनी है, ये इधर और इधर दोनों जगह पूर्व पश्चिम 7 राजू है। और अपन ऐसा निकालते हैं, ये सामने वाला फक्त एक केवल निकालते हैं, अपन लोकाकाश निकालते हैं ना, इधर खाली इधर का भाग निकालते हैं। और पूरा ऐसा निकालेंगे तो उस दिन निकाला था, ऐसे उसकी मोटाई है। तो ये 7 राजू है और कम 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 होता हुआ यह कितना है, 1 राजू है। यहाँ ऊंचाई कितनी आई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 राजू ऊंचाई आई। 7 राजू की ऊंचाई पर 1 राजू, पुनः बढ़ता हुआ जहाँ 10.5 राजू हो जाते हैं, ये 7 राजू और ऊपर 3.5 राजू, तो वहाँ पर ये जो लंबाई है वो कितने, पूर्व पश्चिम लंबाई 5 राजू। ये 7 राजू और ये 5 राजू है, इसलिए अपन निकालते हैं ना, वैसे अनुपात में आना चाहिए, इसके अंदर ये भीतर आना चाहिए, ये समान नहीं होना चाहिए। वो अच्छा नकाशा निकालने के लिए लोग क्या करते हैं, इधर का और ये इधर का वो समान करते हैं, लेकिन ये 7 है और ये 5 है। पुनः ये कम कम होता हुआ यहाँ कितना है, 1 राजू है। 1 राजू उसकी लंबाई, इसको बोलते हैं पूर्व पश्चिम जो है वो समान नहीं है उसकी लंबाई। पूर्व पश्चिम लंबाई पहले घटती गई है, फिर बढ़ती गई है, पुनः घटती गई है, कम होती गई है। तो इस प्रकार ये लोकाकाश है। और यहाँ बीच में बराबर मध्य लोक है। ये मध्य लोक कितना है, तिर्यक लोक भी बोलते हैं इसको, मध्य लोक भी बोलते हैं। तो ये 1 राजू और ये 7 राजू ऐसा लंबाई, खाली बीच में जो 1 राजू बाय 1 राजू अपन बोलते हैं ना, उतना ही तिर्यक लोक नहीं है। ये तिर्यक लोक ये 1 राजू और ये लंबाई उसकी 7 राजू, इतना ही पूरा भाग निकालो इसका, तो इसको बोलते हैं मध्य लोक या तिर्यक लोक। ऐसा तिरछा ज़्यादा है इसलिए उसको तिर्यक लोक बोलते हैं। और इसके यहाँ पर बीच में मेरू पर्वत है, यहाँ नहीं है मेरू पर्वत, लेकिन यहाँ से त्रसनाड़ी है बीच में, यहाँ आएगा बीच में, इधर जो त्रसनाड़ी का भाग आएगा ना, इसके अंदर भीतर बरोबर बीच में वहाँ पर मेरू पर्वत आएगा। और उस मेरू पर्वत के तल से नीचे का सब भाग, संपूर्ण भाग, इसको अधोलोक कहते हैं। और इस मेरू पर्वत की जो चोटी है, मतलब मेरू पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 1,40,000 योजन, 1 लाख उसकी ऊंचाई और उसके ऊपर 40 योजन की उसकी चोटी है। और फिर उसके ऊपर का जो चोटी के ऊपर का पूरा भाग, उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वलोक। मेरू पर्वत की जितनी ऊंचाई है उतना मध्यलोक है। मध्यलोक की ऊंचाई कितनी, 1,40,000 योजन, उसकी लंबाई मध्यलोक की 7 राजू और उसकी चौड़ाई कितनी है, 1 राजू। इस प्रकार ये तिर्यक लोक कहा जाता है। और उसके ऊपर, चोटी के ऊपर का लोक का अंत तक, इसको ऊर्ध्वलोक बोलते हैं। और यहाँ मेरू पर्वत के तल से नीचे तक इसको बोलते हैं अधोलोक। तो ये 3 लोक हो गए। अब इस 3 लोक में नीचे का जो अधोलोक है वहाँ पर नरक है। ये जो नारकी जीवों के स्थान है वो कहाँ पर है, अधोलोक में है। अब उस अधोलोक में यहाँ पर 7 पृथ्वियाँ बताई है। तो 7 पृथ्वियाँ कितनी लंबी हैं, ये इधर से लेकर के इधर तक पूरा है, इतनी ऐसी लंबी है। बीच में ऐसा अपन ये करते हैं ना, कोई भी टप्पा क्या बोलते हैं, ऐसा पूरा। अब जैसे कपड़ बनाना, इधर से उधर तक ये करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर ये पूरी पृथ्वी इस ओर से लेकर के इस ओर तक है। और उस पृथ्वी के एक केवल सामने से दिखाया जाता है और ये बीच में त्रसनाड़ी है, ये त्रसनाड़ी। तो ये पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक सब है और उधर 7 राजू तक है। इधर भी ये पूरी है, इधर ऐसे इधर, और पूरी इधर तक है। कहाँ बीच में क्या है, त्रसनाड़ी है। ये त्रसनाड़ी कहाँ पर है, यहाँ पर ये आपको दिखाई देता है ना, ये आर पार देखो चौकोन,
इसके बीच में त्रसनाड़ी है ये चौकोन ही है ना, इधर से इधर है। हाँ, इसमें वो शायद कहाँ पर गया है, घूम गया है, ऐसा वो ये भी किया था। इसको डालते थे अंदर, कुटतर गे लेते बहुत एक स्क्वायर रोड। हाँ, एक राजू ऐसे, हाँ वो निकालते थे, डालते थे ऐसा। तो ये त्रसनाड़ी, तो उसके बराबर यहाँ पर बीच में ये आता है, और यहाँ बीच में ही जो त्रसनाड़ी वहाँ पर ही नरक है, इधर उधर या इधर उधर ऐसा नहीं है। बीच में त्रसनाड़ी का जो एक राजू की जगह है, वहाँ जो भूमि तो पूरी है, लेकिन उस भूमि के भीतर ही नरक की स्थान है। तो ये अधोलोक कितना है, इधर भी निकाला है, ये 7 राजू ऊंचाई है उसकी, और ये नीचे की जो है वो 7 राजू और ये 1 राजू। तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर के अधोलोक का पूरा लोकाकाश का क्षेत्र घनफल कितना है, पूरे लोकाकाश का घनफल 343 घन राजू, ऐसा बोलते हैं ना, 343 घन राजू लोकाकाश है। पूरा इस लोकाकाश को काट छाट करके जोड़ेंगे तो वो चौकोन बराबर होता है, और वो 7 राजू लंबा, 7 राजू चौड़ा और 7 राजू ऊंचा हो जाता है। तो 7 गुना 7 कर दे तो 343 राजू होता है। तो उसमें से जो लोकाकाश है नीचे का अधोलोक है, उसका कितना है घनफल, 196 घन राजू। ऊपर 343 दोनों मिला करके हुए ना, तो नीचे का है ये घनफल, ये लोकाकाश, इसके मोटाई पूरी चौड़ाई लेंगे, मतलब यहाँ से पूरा इधर से काट करो तो ये पूरा इसका घनफल कितना होगा, तो 196 राजू होगा। मतलब ये जो अधोलोक लेंगे अपन, ये इधर 7 होगा, इधर 1 हुआ, तो 7 उसको 1 करना, मुख और भूमि को जोड़ना, उसका आधा करना, और उसको ऊंचाई से गुना करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा, और चौड़ाई से भी गुना करेंगे तो घनफल आ जाएगा। तो यहाँ पर ये नीचे इसको कहते हैं भूमि। ये कितनी है भूमि, 7 राजू, और मुख मतलब ये कितना है, 1 राजू। तो 1 राजू प्लस 7 राजू, उसका आधा करना है। दिसत नाही काय, ते सगळे तसेच असते काढो। ऊंचाई कितनी है, 7 राजू, और चौड़ाई कितनी है, 7 राजू। उसकी जो ये पूरी है वो 7 राजू है, और ये भी 7 राजू है। तो 7 और 1 कितना हो जाता है, 8 राजू, और उसका आधा करना है तो कितना हो गया, 4। ये 4 राजू होगा, 4 गुना 7 कितना हो गया, 28। 28 गुना 7, 7 8 56, 5 7 2 14 और 5 19, 196 घन राजू क्या होता है, अधोलोक का, दिसत नहीं का, अधोलोक का घनफल है। घन राजू बोलेंगे इसको, मतलब 1 राजू बाय 1 राजू बाय 1 राजू ऐसे टुकड़े करेंगे पूरे अधोलोक के तो 196 हो जाएंगे। तो 196 घन राजू ये अधोलोक का घनफल है। ऐसे ऊर्ध्वलोक का घनफल कितना होगा, ऊपर का भाग, उसके 2 भाग करना पड़ता है ऊर्ध्वलोक के। ये ऊर्ध्वलोक है, इसमें पूरा इसका निकालना है घनफल। तो यहाँ पर इसका आधा करते हैं, इधर से इसको आधा खंडित करते हैं, तो इधर का अलग निकालेंगे, उसको दुगुना करेंगे तो पूरे का आ जाएगा। तो ये है 5 राजू, ये है 1 राजू, तो 5 और 1 6, उसका आधा करना
कितने हो गए 3, 3 और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 3.5, 3 गुना 3.5 मतलब 7/2। पाँच और 1/2 गुना ऊंचाई 7/2 और गुना चौड़ाई 7 राजू। तो यहाँ पर 3 आ गया। 7/2 गुना 7। तो यहाँ तो ये जाता ही नहीं ना, भाग जाता नहीं है। 7 इसको गुना करेंगे ना, 7 या 21, 21 गुना 7, 21 7 21 7, 7 दूनी 14, 147 नहीं गलत हो, हाँ 2 गुना करना है बराबर है 2, 147 को भी नहीं जाते हैं, आधा में आ जाएगा। हाँ 2 7 14 और 2 7 और 73/1/2 आएगा। उसको 2 गुना करो, 73 73.5 गुना 2 तो हाँ 147 घन राजू आ जाएगा ना, बराबर है 147 घन राजू प्लस 196 घन राजू बराबर 343 घन राजू आ जाते पूरा लोक। मतलब ऊर्ध्वलोक कम है, अधोलोक बड़ा है। ऊर्ध्वलोक का पूरा घनफल कितना है 147 घन राजू और नीचे अधोलोक का कितना है 196 घन राजू है। तो ये लोकाकाश का पूरा ये बताया और अधोलोक का भी घनफल अपने निकाला। अब उस अधोलोक में एक 147/2 है, उसको 2 गुना करो तो 147 ही आ गया पूरा ऊर्ध्वलोक का। उसका ये चौड़ाई कम है ना, वहाँ ये पूर्व पश्चिम में कम है विस्तार, 5 राजू ही है और फिर ऐसा नीचे 1 राजू होता गया और ऊपर भी 1 राजू होता गया है, इसलिए उसका कम आया है। अब अपने को अधोलोक में देखना है कि अधोलोक है ये पूरा 7 राजू, पट्टी नहीं करे, पट्टी नहीं, ये 7 राजू है। तो इसमें तो ये 7 राजू है, मध्य लोक से लेकर के नीचे से लेकर ये 7 राजू है। तो इसमें ये रत्नप्रभा पृथ्वी, पहली पृथ्वी का नाम क्या है रत्नप्रभा। तो उस रत्नप्रभा पृथ्वी के भी 3 भाग है, यह निकालती हूँ मैं। ये रत्नप्रभा पृथ्वी है, तो इसके भी रत्न है। पहला जो भाग है वह खर भाग, पंख भाग और अबोल भाग, ये छोटा है। पहला है खर भाग, दूसरा है पंख भाग और ये तीसरा है अबहुल भाग, नाम है उसके। ऐसे एक पृथ्वी में 3 भाग है, तो उसमें से सबसे पहला जो भाग है खर भाग, ये रत्नों से खचित है, रत्न भरे हुए हैं। जिनको रत्न चाहिए तो वहाँ जा करके ले सकते हैं, अपने नीचे ही सब, इसलिए बोलते हैं ना रत्न की खदान है। अपन जहाँ रहते हैं उसके नीचे ही ये खर भाग मतलब रत्न प्रभा, ये 16,000 योजन चौड़ी ये पृथ्वी है। इसका ये कितना ये 16,000 योजन तक ये खर भाग है। उसके नीचे पंख भाग नीचे 84,000 योजन खर भाग है और उसके नीचे 80,000 योजन अबहुल भाग है। तो यहाँ एक कर भाग में भवनवासी और अंतरवासियों के रहने के स्थान है और भवनवासियों के भवन और
व्यंतरवासियों के आवास इस बीच में 16,000 योजन में है। वहाँ पर एक असुर कुमार छोड़ना भवनवासी में से और व्यंतरवासी में से राक्षस को छोड़ना, इन दोनों को छोड़ेंगे, राक्षस को और असुर कुमार को। बाकी सब व्यंतर और भवनों के यहाँ पर भवन और आवास है। 16,000 योजन की ये पहली पृथ्वी, मतलब एक ही पृथ्वी में 3 भाग किए हैं। दूसरा भाग पंख भाग है, वह है 84,000 योजन, उसकी ये ऊंचाई है। तो इसमें असुर कुमार देव और राक्षस रहते हैं। या असुर कुमार उनको नरक में जाने के लिए पास चाहिए ना, निकट है, नरक के पास ही रहते हैं, इसलिए बार बार जाते और झगड़ा लगाते हैं नरक में जा कर के। तो असुर कुमार देव और ये राक्षस यहाँ रहते हैं और पंख भाग में रहते हैं। और उसके नीचे अब बहुल भाग है, उसमें पहली पृथ्वी में पहला नरक है। जो पहला नरक अपन बोलते हैं वो इस अब बहुल भाग में है। तो इसमें भी 13 पटल है। सब नरक है ना पटलों में विभाजित है। जैसे नीचे नीचे तलघर होता है ना, इसके नीचे और उसके नीचे ऐसे एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसे बीच में पटल है। मतलब जैसे मंजिल बोलते हैं अपन, एक के ऊपर एक रहते हैं, ऐसे ये यहाँ पर 13 भाग है। पहली नरक में 13 पटल बोलते हैं उसको। और वहाँ पर नारकियों के बिल है रहने के, उस हर एक पटल पर उनके बिल हैं। तो ये पूरी पृथ्वी कितनी ऊंचाई हो गई एक पृथ्वी की? ये 80 और ये 84 और 16, 1,80,000 योजन ये पहली पृथ्वी की चौड़ाई है, मतलब ऊंचाई है बोलो या चौड़ाई बोलो, ऐसे ऊपर से नीचे ऊंचाई बोलेंगे उसको। और रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे एक राजू जाने पर फिर शर्करा दूसरी पृथ्वी है, शर्करा प्रभा। इनका नाम क्या है? पहली पृथ्वी का रत्न प्रभा, मतलब रत्न जैसी जिस पृथ्वी की प्रभा होती है वहाँ का जो उजेला होगा वो रत्न जैसा दिखेगा। जैसे हम अपने यहाँ पर एकदम उजेला होता है ना, वैसा वहाँ पर रहता है, तो रत्न प्रभा कहा उसको, उसकी प्रभा रत्न की जैसी है। दूसरी पृथ्वी उसका नाम क्या है? शर्करा प्रभा। यहाँ पर नीचे क्या है ना दूसरी पृथ्वी, ये शर्करा प्रभा। तो ये कहाँ पर है? मतलब पहली पृथ्वी से लेकर दूसरी पृथ्वी जहाँ तक आती है ना, वहाँ तक एक राज्य हो जाता है पूरा। ये रत्न पृथ्वी तो कितनी है? 1,80,000 योजन है केवल, लेकिन उसके नीचे बीच में जगह कितनी छूट जाती है? एक राजू में इतना कम करो। ऐसे तो दूसरी पृथ्वी एक राजू पूरा होने पर वहाँ पर दूसरी पृथ्वी होगी नहीं, वो दूसरी पृथ्वी तक एक राजू है। ऐसा दूसरी पृथ्वी जहाँ तक है ना, वहाँ तक एक राजू पूरा होता है। ये यहाँ से एक राजू चालू हो गया, वो कहाँ तक होगा? पहली पृथ्वी भी उसमें आएगी एक राजू में, और दूसरी पृथ्वी भी उसमें आएगी एक राजू में ही। लेकिन ये नहीं, इधर भी है ना, वहाँ पर भी है, मध्यलोक में भी सब जगह फैले हुए हैं। व्यंतर जो है इस मध्यलोक में भी बहुत उनके आवास हैं, और यहाँ पर कई पेड़ वगैरह में भी उनके आवास होते हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र को छोड़ करके वहाँ पर भी उनके बड़े बड़े नगर हैं व्यंतरों के वगैरह। हाँ, कि व्यंतर तो सब जगह है इधर। हाँ, और ये इसका नाम क्या है दूसरी पृथ्वी का? शर्करा प्रभा। ये शर्करा प्रभा, शर्करा मतलब शक्कर। उसकी सफेद प्रभा होगी उसके। शर्करा मतलब वो भी होता है, शक्कर ही लिए है ना। तो चीनी वाली को शक्कर बोलते हैं, हाँ, गुड़ वाली शक्कर होती है। हाँ, तो इसकी प्रभा गुड़ जैसी शक्कर वाली होती है। हाँ। दामोदरी के रत्नों से
इन्होंने कुछ दिया नहीं है उसका। तो शर्करा जैसी जिसकी प्रभा है। तीसरे हैं मतलब ये दोनों, मेरा कहना कि क्या तात्पर्य कि पहली पृथ्वी और दूसरी पृथ्वी, यहाँ तक एक राजू पूरा होता है। फिर उसके नीचे तीसरी पृथ्वी है, तो बीच में जगह छोड़ करके यहाँ नीचे तीसरी पृथ्वी है। ये तीसरी पृथ्वी। दूसरी पृथ्वी की ये कितनी है ऊंचाई? 32,000 योजन है। ये 1,80,000 योजन और इसकी दूसरी पृथ्वी की 32,000 योजन है। आगे 4,000 योजन कम करते जाना है। तीसरी पृथ्वी की 28,000 योजन, चौथी की 26,000। 28 आणि 26 कसं लिहिलं सर? 24 पाहिजे की तिथं? 24 पाहिजे, 24। चौथी पृथ्वी की 24,000 योजन मोटाई है। तो यहाँ पर ये बता रहे थे कि दूसरी पृथ्वी के नीचे से लेकर के एक राजू जहाँ होता है वहाँ पर ये तीसरी पृथ्वी है। ये केवल 28,000 योजन में, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? एक राजू हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक एक राजू हुआ था, और ये अब दूसरी पृथ्वी के नीचे से लेकर के तीसरी पृथ्वी के नीचे तक दूसरे राजू में तीसरी पृथ्वी है। मतलब 2 राजू नीचे जाते हैं देव, ऐसा कहते हैं ना, विहार करते हुए, तो तीसरी पृथ्वी तक 2 राजू हो जाते हैं, इसलिए 2 राजू लेते हैं नीचे का। तो यहाँ पर ये वालू का प्रभा है, तो वालू जैसी इसकी प्रभा है। वालू जैसे वो काली थोड़े रहते हैं ना, सफ़ेद काले ऐसे, तो उसकी जैसी प्रभा, मतलब जैसे अपने को दिन डूबने के समय में, तो उसके पहले थोड़ा सा संधि काल होता है, उस समय जैसी प्रभा रहती है वैसी उस तीसरी पृथ्वी में रहती है। फिर वहाँ से नीचे एक राजू वहाँ नीचे उतरेंगे, वहाँ 5वीं पृथ्वी होगी, उसका नाम क्या है? पंक प्रभा। पंक मतलब कीचड़, कीचड़ जैसे जिसकी प्रभा रहती है। कीचड़ जैसा होता है ना लाल वगैरह, वैसी प्रभा। फिर उसके नीचे धूम प्रभा है, धुआं निकलता है एकदम, जैसे एकदम दिन डूबने के लिए आता है उस समय जैसी प्रभा रहती है वैसी वहाँ पर हमेशा रहेगी, एकदम उजेला कभी होगा ही नहीं वहाँ पर। तो धूम प्रभा। उसके नीचे तम प्रभा, 6ठी पृथ्वी है। वो 5 राज्यों में पृथ्वी जितनी है ना, उसमें एक कम करना, उतने राजू होते हैं वहाँ पर। तीसरी पृथ्वी तक 2 राजू हो गए, चौथी पृथ्वी तक 3 राजू, 5वीं पृथ्वी तक 4 राजू, 6ठी पृथ्वी तक 5 राजू, और 7वीं पृथ्वी तक 6 राजू हो जाएंगे। और फिर 7वीं पृथ्वी के नीचे एक राजू है, उसमें कलकल पृथ्वी बोलते हैं उसको, वहाँ पर निगोदी जीव रहते हैं, लेकेंद्र जीव है। तो ये 7 पृथ्वियाँ हैं, उनके एक गुण नाम है, मतलब उनका जैसा स्वभाव है या उनकी जैसी प्रभा है उसके अनुसार उनको नाम दिया गया है। तो तम प्रभा मतलब अंधेरा, तम मतलब अंधेरा होता है, जैसे अभी दिन डूबने के बाद जैसा अंधेरा होता है वैसा तम प्रभा पृथ्वी में रिंकी दीदी क्या होता है? अंधेरा होता है। और 7वीं पृथ्वी में महातम प्रभा, जैसे रात में 12 बजे जैसा गाढ़ अंधकार होता है ऐसे वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है, कुछ दिखता नहीं है, ऐसे उसकी प्रभा रहती है, रात जैसा ही हमेशा रहेगा वहाँ पर। तो ये 7 पृथ्वियाँ हैं, उनके गुण नाम बताए हैं और इनके रौडिक नाम दूसरे बताए शास्त्र में। घम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, अंजना ही पहले ना, अरिष्टा, मघवी और माघवी, ऐसे उनके 7 पृथ्वियों के रौडिक नाम है। पहली पृथ्वी का नाम है गम्मा, वंशा, तीसरे मेघा, अंजना है ना पहले, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी, ये इनके रूढ़ी से नाम है और वे प्रभा के कारण वो नाम पड़े हैं उनको। और इनका अपन ये देखा
वहाँ पर लिखा हुआ है 1,80,000, 32,000, 28,000, 24,000, 20,000, 16,000, 4 क्रम के। पहले 1,80,000 है, फिर दूसरे में 32,000, फिर छठी तक 4 हज़ार कम करते जाओ और सातवें में आधा करना, छठी से आधा, मतलब वहाँ 16,000 है तो यहाँ पर 8,000 योजन है। इसकी पृथ्वी की ऊंचाई है वो। इन पृथ्वी के बीच में वहाँ पर केवल त्रसनाड़ी, पृथ्वी तो पूरी 7 राज्यों के, उत्तर दक्षिण 7 राज्यों ऐसे पूरी है पृथ्वी, लेकिन उसके त्रसनाड़ी जहाँ पर है उसके दोनों पृथ्वी के बीच में नीचे 1,000 योजन ये पृथ्वी है, 32,000 योजन, तो ये ऊपर 1,000 योजन और नीचे 1,000 योजन छोड़ करके बीच में नरक बिल है। इसमें पटल है, उन पटलों पर क्या है, नरक बिल है। तो पटल कितने हैं, तो पहली पृथ्वी में 13 पटल है, दूसरी पृथ्वी अधिक में 2-2 पटल कम करते जाना, 11, 9, 7, 5, 3 और 1 पटल। इस प्रकार वहाँ पर पटल है, मतलब उतने मंजिल होंगी नरकों के बिल। पहले पटल में ऐसे नरक हैं, वो नरक कैसे बिल कैसे हैं, बीच में एक है और ये सब नीचे है ना, ऊपर से नीचे जो जैसे अपन कुआं में कुआं रहती है, अंधकूप रहता है, तो ऊपर से नीचे जो कूदता है उसमें, इसी प्रकार उस नरकों में जीव जब जन्म लेता है तो ऊपर से उसमें उल्टा औंधा कूदता है और कूदने के बाद बहुत बार चेंडू जैसा नीचे ऊपर हो करके उछल करके कितना ऊंचा उछलता है, वो सब वर्णन दिया हुआ है। त्रिलोक सर अपन ने जब पढ़ा था उसमें सब आया था, अभी त्रिलोक आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। हाँ, तो क्या बोल रहे थे यहाँ पर, हाँ नारकियों के बिल, बीच में इंद्रक बिल है और 4 श्रेणियों में ऐसे बिल है यहाँ पर, इधर ये इनके जो आकार है, किसी कोई त्रिकोण है, कोई गोल है, कोई चौकोन है, अनेक प्रकार के आकार हैं इनके। और विदिशा में यहाँ पर भी बिल है। ऐसे 4 दिशा 4 विदिशा में है और उसके इनके बीच में भी बिल है, यहाँ पर भी सब जगह संख्यात असंख्यात योजन वाले एक बिल है। वो बिल छोड़ करके बाहर कहीं नारके विहार करके नहीं जा सकता है, जिस बिल में है उसी बिल में वह विहार करता है, बाहर नहीं जा सकता है। तो ये पहला पटल जो है वहाँ पर ये जो दिशा के बिल हैं वो 49 है और विदिशा के जो है वो 48 है पहले पटल में। ये पटल कुल कितने हो गए, 13 और 11 24, 24 और 9 33, 33 और 7 40, 45, 48 और 1 49 बिल है। तो पहले पटल में इस दिशा में 49 है, तो लास्ट के पटल में कितने रह जाएंगे, एक कम कर दे जाना। पहले पटल में इतने हैं, जो पहली पृथ्वी है उसका पहला पटल आएगा ऊपर का, उसमें इतने बिल है कि बीच में इंद्रक बिल और दिशा में जो है वहाँ पर कितने बिल है, 49 है और विदिशा में जो है वो कितने 48 है। और हर एक पटल पर दिशा से एक कम हो जाएगा और विदिशा से एक कम हो जाएगा बिल, सब तरफ से। तो ऐसे कम होते हर एक, इसमें फिर दूसरे इसमें 48, इसमें 47, फिर तीसरे में इसमें 47, इसमें 46, ऐसा होते जब 49वां बिल आएगा 7वीं पृथ्वी में, तो उसमें ये 48 थे वो तो न रहेंगे नहीं, क्योंकि 48 पटल तो यहाँ पूरे हो गए। तो 7वीं पृथ्वी में 49वां जो पटल आएगा वहाँ पर विदिशा में कोई बिल नहीं है, केवल कितने हैं वहाँ पर, दिशा में 4 दिशा में 1, क्योंकि एक कम करते जाएंगे तो लास्ट तक इसमें एक ही बचेंगे और बीच में एक इंद्रक बिल है। तो ये इस प्रकार 7वीं पृथ्वी में 5 ही बिल होते हैं और ये बाकी के भी नहीं होते हैं, दोनों के बीच में है वो भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं वो आगे के सूत्र में उन्होंने दिया है। अभी सूत्र का पहले एक बार अपन अर्थ करते बराबर। हाँ, ये बताना रह गया अभी, ये जो
यहाँ पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी इस पृथ्वी जो है किसके आधार से है, तो इसमें भी 3 वलय हैं, वात वलय, और उसके भी आकाश है। तो इस इधर निकालती हूँ मैं। तो पहली पृथ्वी यहाँ तक है, समझो ऐसा। तो यह पृथ्वी जो है यहाँ पर इसके नीचे वलय है, ये पहला वलय है, उसका नाम है घनाम्बु या उसको घनोदधि कहते हैं, घनोदधि वात वलय। तो उसमें पानी घन रूप से है, जैसे बर्फ होता है ना, इसलिए उसका नाम घनाम्बु है या घनोदधि है। और उसके नीचे का जो वलय है उसका नाम है घन वात वलय, उसको वात लगाए। तो इसमें वायु का एक जीव है सब, लेकिन कैसे है उस इसमें घन रूप से है, मतलब एकदम सघन रूप से है, इसलिए उसको घनवात वलय कहते हैं। और तीसरा है वह तनुवात वलय है। और फिर यहाँ जगह खाली रह जाती है, क्योंकि अभी दूसरी पृथ्वी के लिए बहुत सारी जगह बची हुई है। प्रत्येक पृथ्वी के नीचे ऐसे 3 वलय हैं, और इसकी जो मोटाई है मतलब ऊंचाई वो 20-20 हजार योजन है एक इसकी। तो 20,000 योजन के घनाम्बु वलय हो गया, दूसरा है वो भी 20,000 योजन, और तीसरा भी जो वलय है वह 20,000 योजन है। तो ये 60,000 योजन हो गया। लेकिन एक राजू तो असंख्यात योजनों का है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी जगह रहती है, वो आकाश कहा जाता है। वो आकाश के आधार से ये वात वलय के, ये नरक पृथ्वी किसके आधार से है, घनोदधि वात वलय से। घनोदधि वात वलय किसके आधार से है, घन वात वलय से। इसने उसको रोक रखा है। फिर इस घन वात वलय को किसने रोका है, तनुवात वलय ने। फिर तनुवात वलय को किसने रोका है, आकाश ने। आकाश, फिर आकाश को किसने रोका है, आकाश ने। आकाश स्वयं आधार है, स्वयं आधेय है। आकाश के लिए दूसरे आधार की जरूरत नहीं है, कोई अपने आधार से रहता है। तो इस प्रकार ये सूत्र में बताया है। एक बार सूत्र लगाते हैं। ये तो पहले नाम हो गए, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम, तम, महातम प्रभा, भूमयो। टाइम हो गया बहुत टाइम की तरफ ध्यान ही नहीं। घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा, हाँ इसका खाली मुझे बताना है, क्योंकि इसका कैसे निकालना, 3 वात वलय कैसे निकालना, ऐसा सब प्रश्न रहता है वहाँ पर। तो घनाम्बु, इसका जो समास विग्रह किया जाता है वो कैसा किया जाता है, इधर है ना, उधर है। घनाम्बु च वातः च और आकाश च। तो यहाँ घनाम्बु से घनोदधि वात वलय लेना, घनोदधि वलय लेना, और वात शब्द से 2 वात वलय लेना, घनवात वलय और तनुवात वलय। ये वात शब्द से लेना दोनों भी, और आकाश है ही यहाँ पर। 3 कैसे निकालना, तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, घनवात वलय फिर अम्बु लगा के घनाम्बु ऐसा करते हैं। तो वात से ही 2 वलय लेना, घनवात वलय और तनुवात वलय। और आकाश है ही, आकाशम तानि प्रतिष्ठा आश्रय यासाम ता घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा। ऐसा कौन है, भूमि है, ये भूमि का विशेषण है सब। भूमि इन 3 वालय और आकाश से आधारित है। और कैसी है, 7 है भूमियाँ, मतलब 8 नहीं है भूमियाँ, 7 ही है नीचे की। वह ऊपर 1 है लेकिन नीचे 7 ही भूमियाँ है। और वह तिरछी नहीं है, इसलिए अधोदह, नीचे नीचे है, एक के नीचे दूसरे के नीचे, तीसरे के नीचे, चौथी, इस प्रकार 7 पृथ्वियाँ नीचे नीचे हैं। इस प्रकार अधोदह शब्द, अधोदह 2 बार किया ना, नीचे नीचे, विपसार्थ में वहाँ पर वो समास होता है अधोदह। ऊपरी ऊपरी, अधोदह, आधि आधि, ऐसा अव्ययभाव समास होता है। तो इस प्रकार ये पहला सूत्र हुआ है। अब आगे का कल देखते हैं।
टाइम हो गया। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को जानिए, अपने को देखिए। अपने में ही शांति है। बाहर आओ तो अशांति, अपने में रहो तो शांति। क्यों? क्योंकि मेरा घर शांति से परिपूर्ण है। शांति बाहर से नहीं आती है। इस चैतन्य में असंख्यात प्रदेश में ही शांति भरी हुई है। जिसने उसमें उपयोग लगाया उसको ही शांति मिलेगी। तो लगाइए अपना उपयोग अपनी शांति स्थली में जाइए, वहाँ पर ही शांति मिलेगी। क्योंकि शांति उसका गुण है, पुद्गल का गुण शांति नहीं है। अपने जीव का गुण शांति है। शांति के लिए अपने शांत स्वरूप निज आत्मा का आश्रय लीजिए। परम शांत स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौ